जी, हमारे पास महरीन इब्राहिम मौजूद हैं। कानून क्या कहता है हमारा सेगमेंट है। हम बात करें विरासत में ख़वातीन का हिस्सा, और बहुत अच्छे से बताया हमें महरीन ने कि किस किस तरह से विरासत में हिस्सा होता है। और हम आखिरी बात ये कर रहे थे कि एज़ अ बीवी, एज़ अ बेटी, एज़ अ माँ, इस तमाम सिचुएशंस में जो है वो अलग अलग हिस्से हैं, और हमारा दीन जो है वो अलग अलग अहकामात हैं। अच्छा, मेरीन, आपने एक बात की कि फ्यूनरल अगर जो की हम बात करें, अब उस जो मैयत तदफीन के जो सारे अखराजात होते हैं, वो आपने कहा कि अगर बाप है या जो भी, उसमें उनके हिस्से, मतलब उनकी जायदाद में से ही उसको पूरा किया जाए। और अगर नहीं किया जा रहा, कोई बेटा कर रहा है या भाई कर रहा है या बहन कर रही है, तो उसके लिए फिर क्या हुक्म है? देखिए एक्सक्यूज मी, सॉरी। देखिए, फ्यूनरल एक्सपेंसेस जब आप विरासत के वक्त पे डिडक्ट करते हैं तो उसका मतलब ही ये होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस वक्त इंतकाल हुआ है उस वक्त तो जाहिर सी बात है फैमिली डिस्टर्ब होती है। वो वक्त भी ऐसा नहीं होता, मौका भी ऐसा नहीं होता कि आप ये सारी तफसीलात करें। ये है ही बात के लिए कि जब आप तमाम तदफीन के मामलात से फारिग हो गए, आपका जो भी सोग का आलम है वो ख़त्म हो गया, अब आप बैठे हो और अब आप देख रहे हो इन तमाम मामलात को, जो भी एक इसकी फैमिली के लोग देख रहे हैं, तो फिर हुक्म ये है कि अब सबसे पहले तो आप ये डिडक्ट करेंगे, आप ये कहते एनालाइज करेंगे, पूरा आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जी क्या क्या प्रॉपर्टी थी, क्या क्या चीज़ थी जो मरहूम के नाम थी। उसके बाद ये चीज़ें डिडक्ट होती हैं कि अब आपने हिसाब लगा लिया, अच्छा भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर आप इस बात का पता करेंगे कि जी जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस थे वो कितने थे, किसने बेयर किए थे। फिर वो सबसे पहले जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस पे होंगे वो आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी पे होंगे। प्रॉपर्टी की एक वैल्यूएशन लगाई जाती है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों के लिए। पहले आप वो फ्यूनरल एक्सपेंडिचर पे कर देते हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया मूवेबल इमूवेबल दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिर जो मूवेबल प्रॉपर्टी जो कैश होगा उसमें से पहले ये चीज़ पे की जाएगी। सही, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एज अ वाइफ के लिए क्या हुक्म है, और जायदाद को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? देखिए, जायदाद को डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी जो है वो एक कोई बड़ा होता है जिसके ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगाई जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ हमारे लिसनर्स ने सुनी होगी, सक्सेशन एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, हम ये बात उस वक्त की कर रहे हैं जब हमारे पास विल डिक्लेयर नहीं है। अच्छा, ठीक है, सही है, विल नहीं है। ओके। फिर उस वक्त क्या है? उस वक्त तो हम प्रॉपर दीनी लिहाज से चल रहे हैं ना। नहीं, देखिए, विल भी जो है वो दीनी तरीका है। नहीं, दीनी तरीका तो है, मतलब विल दी नहीं गई है ना, मैं समझ विल गई। है नहीं, वसीयत करके नहीं गए। आप वसीयत नहीं भी करके गए तो भी आपका जो इनहेरिटेंस का तरीका है, सक्सेशन का या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का या इन तमाम मामलात का तरीका है, वो यही होगा कि तमाम फैमिली वाले जो आपके लीगल हेयर्स हैं, जिसमें जो है दोनों सेक्स के हिसाब से हमारे कैटेगरीज आती हैं, शेयरर्स हैं, रेजिडुअरीज हैं, डिस्टेंट किंडर्स हैं, ये सारे लोग एक किसी के हाथ पे पूरी अथॉरिटी देंगे जो वो समझते हैं कि भाई ये बहुत इंसाफ के साथ ये सारा मामला डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर वो एक, या तो आप कमेटी भी बना सकते हैं, 2-3 लोग भी बैठ सकते हैं, किसी एक को भी जो आप समझें कि भी फैमिली की तरफ से वो ये सारी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि जी फ्यूनरल एक्सपेंडिचर पे हो गए। फिर आप पता करेंगे भाई कोई और कर्जा तो नहीं है मैयत के ऊपर, किसी से कुछ पैसे लेने देने थे, सही है, वो डिडक्ट हो जाएगा। फिर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो वाइफ है, आपने वाइफ की बात की, तो पहले वाइफ से ये पूछा जाएगा कि जी आपका हक महर अदा हो गया है। अगर हो गया है, वेल एंड गुड है, वो आप वहाँ पे नोट कर लेंगे कि जी के हक महर जिंदगी में दे दिया था, नहीं दिया था या कुछ बाकी था तो आप उसको साइड पे करेंगे कि अच्छा भाई ये भी है। सही। इसके बाद बाकी चीजें आएंगी। अब जब सबका शेयर डिडक्ट होगा तो वाइफ का शेयर भी उसी तरह 1 बाय 1, क्योंकि वाइफ जो है वो शेयरर्स में आती है, डायरेक्ट शेयर है वाइफ का, ठीक है। बाकी जो रिलेशंस हैं, मदर हैं, फादर हैं, वो आते हैं रेजिड्यूरीज के अंदर। अगर बीवी और बच्चे हैं तो वो डायरेक्ट शेयर होल्डर्स हैं। जब उनके शेयर्स डिडक्ट होके पीछे प्रॉपर्टी बचेगी, कोई रेजिड्यू बचेगा, फिर आप इन दूसरे रिश्तों को लेकर कर आएंगे। अगर माँ जिंदा है फिर माँ का 1/6 हिस्सा है,
ओके, वो माँ को दिया जाएगा। सही है, अगर वालिद हयात हैं, वालिद का भी इसी तरीके का हिस्सा है। सही है, अगर फूफी हैं, फूफी का उसी तरीके का हिस्सा है। ओके। अब जो नियरर है इन लिंक, वो जो रिमोट है उसको एक्सक्लूड करेगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से होता है। सही। अच्छा, हमारे यहाँ तो जैसे आपने कहा कि अगर फैमिली है, जो इमीडिएट फैमिली है, बच्चे हैं, और तो उन्हीं के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फुप्पी चच्चा का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि बचता नहीं ना, अगर बचेगा सही। तो ही ना। देखें, एक तो अगर आप कानून की बात करें तो एज अ लॉयर मुझे आपको पूरी कैटेगरीज बतानी है। प्रैक्टिकली हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे जिस तरह के हालात हैं तो बहुत सारों के पास इतना होता नहीं है, तो वो जब शेयर्स आप निकालने लगते हो तो शेयर्स को निकालने में ही रेजिड्यू में कुछ बचता ही नहीं है। जब बचेगा तो फिर उन सबके पास जाएगा। बेसिक बीवी का, बेटों का, बेटियों का हिस्सा निकालने में ही पूरी जो है वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। ये होती है बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमारे यहाँ ज्यादातर जो है ना, जब बेटी के मामले में झगड़े ज्यादा होते हैं कि अगर बाप की डेथ हो गई है और फिर उसके बाद चले माँ है, माँ की भी डेथ हो गई है, तो उसके बाद जो बच्चे हैं उसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। मेरे तजर्बे के हिसाब से बेटी के और इसी बेटी के हिस्से में ही और बहन के हिस्से में ज़्यादा मसले पैदा होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। यही मेरे कहने का मकसद है कि वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि हम ख़वातीन की विरासत की बात कर रहे हैं, तो एज अ बेटी, एज अ डॉटर जो है वो ज़्यादा मसले पैदा होते हैं कि वहाँ पे औरत को हिस्सा देने को कोई तैयार नहीं होता। वो बेटों के पास ज़्यादा जो है वो चला जाता है, या वो उनके ज़्यादा नहीं, पूरा ही चला जाता है। हाँ हाँ जी, तो उस ये मतलब इसको किस तरह से क्लियर किया जाए। और अब तक हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस तो है, दीन इतना खुल के सारी चीज़ें कह रहा है, हर चीज़ कुरान में मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी जो है हम लोग बड़े कंफ्यूज हैं इन तमाम मामलात में। देखिए, ऐसा बेसिकली होता है इस वजह से है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि स्कूल लेवल्स पर ही बच्चियों को और ख़वातीन को ये बात पढ़ाई जाए, जो कि बहुत सारी हमारे यहाँ पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं जो बड़े बड़े इदारों में जॉब्स कर रही हैं, उनको भी इन मामलात का क्लियरली पता नहीं है। उनको शादी के वक्त ये कह दिया जाता है, जब भी जो हमारे माशरे में एक बड़ा वो है, नॉर्मल है ये, कि जब वालिद का इंतकाल हुआ या वालदा का इंतकाल हुआ और बहनें आई और बेटियां आई, तो उनको ये कह दिया जाता है आपकी शादी पे आपको दिया था ना, तो वो हिस्सा तो आपको शादी पे दे दिया गया था। हालांकि ये रिलीजियसली और कानूनी दोनों तरह से गलत है। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, और जब अवेयरनेस लेने के लिए अगर वो ये सोचें कि भाई हम किसी लॉयर से मशवरा करें या किसी से पूछें, तो अगर लॉयर के पास जाएंगी तो शायद उनको कुछ बेहतर गाइडेंस मिल जाए। हमारे यहाँ माजरत के साथ मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ मुफ्ती साहिबान हमारे बहुत मशहूर हैं इस मामले में कि उनके पास जाके लोग पूछते हैं, और बहुत हद तक ऐसा होता है कि जो बहनोई होता है वो जाता है और मुफ्ती साहब से जो है पूछता है, तो मुफ्ती साहब पहले तो बताते हैं नहीं जी आपकी बेगम का ये शेर है। उसके बाद जो है कुछ एक फतवे लाए जाते हैं जिसमें ये कह दिया जाता है कि नहीं जी, क्योंकि शादी के वक्त इतना इतना दे दिया गया था, शादी का खर्चा किया गया था, तो आपका हिस्सा उसमें से अदा हो गया। हालांकि ये तो सबसे बड़ी ज्यादती है। शादी का जो खर्चा है वो तो एक बाप पर और एक भाई पर दीन ने फर्ज किया है। वो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हो कि आप उसी के हिस्से से उसकी शादी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वो तो आपकी जो है शरई जो एक कफालत की जिम्मेदारी होती है एक बाप की एक भाई की, तो वो तो मजहब ने आपके ऊपर फर्ज किया है कि आपको अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी करनी है। तो आप ये नहीं कह सकते हो दीनी लिहाज से या कानूनी लिहाज से कि नहीं जी हमने शादी के वक्त दे दिया तो अब उसका हिस्सा अदा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, बाज़ जगह ये वाले मामलात होते हैं कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो अगर उनके 4 बच्चे हैं तो उनके लिए अलग अलग एक रकम मुख्तस कर दी जाती है अकाउंट्स में कि अब ये रकम है, इसमें या तो पढ़ाई, जो पढ़ाई है पढ़ाई होगी, शादी है शादी होगी, ये है इसी बच्चे की। तो वो अपनी जिंदगी में अगर इस तरह कर जाते हैं तो फिर विल की जरूरत होती है इस सिचुएशन में? नहीं, देखें, आपको एक कॉन्सेप्ट अपना आप क्लियर कीजिए। विल जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये जो आप बात कर रही हैं इसे हम फैमिली सेटलमेंट कहते हैं। सही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जब आप एक्सपेंसेस निकालेंगे, वेल्थ की बात करेंगे, तो फिर आप ये भी देखेंगे कि क्या कोई फैमिली सेटलमेंट था। जो आप बात कर रही है ना, ये एक लाइफ टाइम फैमिली सेटलमेंट है।
सही है। ठीक है कि भाई ये हाँ। इस बच्चे का था, हो गया, लेकिन ये फैमिली सेटलमेंट भी विरासत के हक को खत्म नहीं करता। अगर वो फैमिली सेटलमेंट बनाने के बाद कोई और प्रॉपर्टी बनी, मजीद कैश अर्न हुआ, तो अब आप ये फैमिली सेटलमेंट बना के ये नहीं कह सकते कि नहीं जी क्योंकि फैमिली सेटलमेंट बन गया अब इसमें से जो है वो नहीं होगा, विरासत नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। फैमिली सेटलमेंट अपनी जगह है। फैमिली सेटलमेंट आप बिल्कुल ऑनर करेंगे, अगर कोई विल है वो भी आप बिल्कुल ऑनर करेंगे, लेकिन उसके बाद जो बचेगा वो इनहेरिटेंस में जाएगा, वो विरासत में जाएगा, वो उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे होना चाहिए। सही। ठीक है जी, हमारे साथ बड़ी सीरियस गुफ्तगू चल रही है। मेहरीन इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, हाई कोर्ट की हमसे बात कर रहे हैं। विरासत में ख़वातीन का हिस्सा, ये हमारा आज का टॉपिक है। अनीला रज़ाक फैज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11-111-107 11-111-107। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए 034511041070 034511041070। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। जी जनाब, तो मुकम्मल घर में सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है, और कानून जो कहता है वो बहुत ही सख्त कहता है और बाज़ लोगों को उसकी बातें बड़ी बुरी और बड़ी गिरा गुजरती हैं, लेकिन जनाब जो कानून ने कह दिया वो कह दिया। टॉपिक है हमारा विरासत में ख़वातीन का हिस्सा। अनीला रज़ाक फैज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और आज हम जो ख़वातीन के हिस्से की बात कर रहे हैं विरासत में, यकीनन एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हम चाहते हैं कि आप सबको अवेयरनेस हो, तमाम ख़वातीन को अवेयरनेस हो। उसके लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं, मेहरीन इब्राहिम जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, हाई कोर्ट की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। अच्छा जी मेहरीन, अभी सबसे पहले तो मैं सवाल कर लूंगी, जो हमारे पास एक कॉलर थी उनका सवाल ये आया था कि माँ बाप का इंतकाल हो गया लेकिन घर जो है वो बाकी है, भाई उसमें रह रहे हैं और बहनें शादीशुदा हैं, जाहिर है वो अपने अपने घरों की हैं, तो क्या बहनें जो हैं वो उसमें जब तक भाई रह रहे हैं उनसे किराए का, रेंट का तकाजा कर सकती हैं कि जब तक रह रहे हो और घर नहीं बिक जाता तो हमें किराया दो? जी बिल्कुल कर सकती हैं। अच्छा जी, इसलिए कि माँ बाप के जाने के बाद जो प्रॉपर्टी जिस घर के अंदर भाई रह रहे हैं, अब वो भाइयों के अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है। बहनें उसमें अपने रिस्पेक्टिव शेयर्स की हद तक उनकी जॉइंट ओनर्स हैं। सही। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं जिसका कुछ हिस्सा बहनों का है और अगर वो आपसे अपने हिस्से की हद तक का किराया मांगे तो आपको देना पड़ेगा। ओके, ये एक बड़ी नई इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आप सबको जो है ना इस चीज़ की अवेयरनेस अब हो गई होगी। अच्छा, एक सवाल मेहरीन और है, वो ये है कि अगर वालिद का इंतकाल हो जाए, इंतकाल हुए भी काफ़ी अरसा जैसे हो गया है, 3 साल 4 साल लेट सपोज, और जब उनका इंतकाल हुआ था तो उस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ऐसा सिनेरियो नहीं बना था कि इस चीज़ का पता लगाया जाए कि क्या उन्होंने कहीं कोई कर्जा वगैरह दिया हुआ है, उनकी कोई रिकवरीज हैं, तो वो क्या बाद में इतने अरसे के बाद भी पता लगाया जा सकता है, और अगर लगाया जा सकता है तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, जो विरासत के मामलात है ना उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। 10 साल बाद भी पता लगाया जा सकता है, 2 साल बाद भी पता लगाया जा सकता है, इवन 25 साल बाद भी पता लगा जा सकता अच्छा, है। ठीक है, सही। तो उसमें कोई टाइम लिमिट लॉ ने नहीं दी हुई है। ये वाहिद ऐसी चीज है जिसके ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं करता। ठीक है। ठीक है। दूसरा आपका सवाल क्या था? दूसरा यही सवाल था कि क्या किसकी जिम्मेदारी है, कि कौन पता लगाएगा, और फिर अगर रिकवरी हो जाती है तो फिर वो भी इक्वली इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी जैसे हिस्से बनते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जिम्मेदारी तो ये हर किसी की है। आप किसी एक पे नहीं कह सकते कि जी भाई की जिम्मेदारी थी, बहन की जिम्मेदारी थी। जितने भी लवाहिकीन हैं, इवन चचा मामू जो बड़े हैं, जो अगर ये देख रहे हैं कि भाई हमारे भाई का इंतकाल हो गया और प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है शरा के हिसाब से, तो वो भी ये स्टेप ले सकते हैं। जितने भी लवाहिकीन हैं उनमें सबकी जिम्मेदारी है, कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअली। ठीक है। और इसकी डिवीजन किस तरह होगी रिकवरी अगर हो जाती है तो? इसकी डिवीजन जो होगी वो जो एक टेबल हमारा शेयर्स का है, मोहम्मदन लॉ में डिफाइन हुआ है, उसके हिसाब से होगी। और उसका तरीका ये होता है कि आजकल तो नादरा ने बहुत आसान कर दिया है कि आप जो है डेथ सर्टिफिकेट और एक आप अपना FRC बनता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ईयरशिप सर्टिफिकेट, ये बनवा के आप नादरा में जाएंगे और आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। नादरा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, तमाम चीजें वेरीफाई करके आपको सर्टिफिकेट देगा। अब सर्टिफिकेट किसी एक के नाम पे इशू होगा। सही। जिसके नाम पे सर्टिफिकेट इशू होगा, अब उसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी उस एक शख्स की बनेगी। ठीक है, ठीक है, तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल।
महरीन ये बताइए कि तरका जो होता है, तरका क्या चीज होती है और इसकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं? देखिए, तरका जो है वो तमाम प्रॉपर्टी को तरका कहा जाता है जो मैयत के इंतकाल के वक्त उनके पोजेशन में थी, उनके नाम थी, उनके इख्तियार में थी। ठीक है, ठीक है। अब पोजेशन सिंबॉलिक भी हो सकता है और पोजेशन जाती भी हो सकता है, यानी अगर किसी प्रॉपर्टी में टेनेंट्स रह रहे थे लेकिन वो वालिद साहब के नाम थी तो वो उन्हीं की प्रॉपर्टी तस्वुर की जाएगी। ठीक है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने जिंदगी में किसी के नाम पे खरीदी थी, सही, जैसे वालदा के नाम पर मिली थी लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जो थी वो वालिद साहब की थी, तो वो उन्हीं की तो कहलाएगी। उन्हीं की कहलाएगी। वो भी तरके के अंदर इंक्लूडेड होगी। लेकिन अगर उन्होंने अपनी बेगम को गिफ्ट किया था तो फिर वो इंक्लूडेड नहीं होगी। अच्छा, मतलब बेगम एग्जेम्प्टेड है भाई। बिल्कुल बेगमात, बिल्कुल बिल्कुल यानी बेगम की जो अगर उन्होंने कोई चीज खरीदी और बेगम के नाम पे खरीदी, अक्सर ऐसा होता है ना कि हजरात अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं और वो बीवी के नाम से जो है उसको परचेज कर लेते हैं, तो वो तरके में नहीं आएगी। वो तरके में आएगी। अच्छा, वो तरके में अगर उसको परचेज करके बाद में बीवी के नाम एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर दी है तो फिर वो तरके की डेफिनेशन से निकल जाएगी। ओके, गिफ्ट डीड, जी, ये कोई डीड होती है जो एग्जीक्यूट कर लेती है। ओके, सही। इसको इस्लाम में हिबा कहते हैं। हिबा, सही। अगर आपने हिबा कर दिया अपनी बीवी के नाम पे तो फिर वो तरके से निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीजें आपके तरके में आएंगी। जो मैयत के इंतकाल के वक्त उसके नाम है या किसी के पास उसकी अमानतन पड़ी हुई है, वो सब मैयत की। ठीक है। अच्छा, महरीन, अभी हम जैसे बीवी की आपने बात की कि बीवी को इस तरह से दे दिया, हिबा कर दिया, बीवी का क्या हिस्सा है शरीयत के मुताबिक और कानून हमारा उसके मुताबिक क्या कहता है? जब वो बेवा हो जाती है तो उसका कितना शेयर बनता है और किस तरीके से उसको जो है वो डिवाइड किया जा सकता है जस्टिफाइड? देखिए, बीवी को वैसे विरासत में जो तरके में से जो हिस्सा मिलता है वो है 1/8, जायदाद का 8वां हिस्सा। ठीक है, यानी और वो सूरत में जब उसके बच्चे हों। सही। अगर बच्चे नहीं है तो 1/4 है, 1/4 हिस्सा। सही। तो अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर बीवी को अगर 1/4 मिल रहा है तो फिर बाकी सारा कहाँ जाएगा? मैयत के माँ बाप, बहन भाई। अच्छा, वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। सही। महरीन, इनहेरिटेंस जो होती है, विरासत जो हम कहते हैं, वो ओपन कब होती है? वो ओपन होती है इंतकाल के बाद। ठीक है। इंतकाल के बाद ओपन होती है। अगर जैसे जो है वो कोई इंसान अपनी जिंदगी में, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मैंने अपनी ये चीज इसके नाम कर दी, वो चीज इसकी है, वो चीज इसकी है, तब भी क्या जब उसका इंतकाल हो जाएगा तो दोबारा से इनहेरिटेंस ओपन होगी या उसी बात को उसकी विल मान लिया जाएगा? देखो, यहाँ पे ना 3 मुख्तलिफ लीगल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। विल एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, वो 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी की हद तक हो सकता है। पूरी प्रॉपर्टी आप विल में नहीं दे सकते। सही। अगर 1/3 की हद तक कोई विल है तो विल वैलिड है। 1/3 से अबव होगा तो वो तरके का पार्ट हो जाएगा। सही। जो गिफ्ट है, जिंदगी में अगर किसी को गिफ्ट दे दिया गया, अब लेटेस्ट एक जजमेंट उसमें सुप्रीम कोर्ट की ये आई है कि अगर किसी बेटी का हक मार के किसी बेटे के नाम पे, एक बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया गया है और वो गिफ्ट अगर वरिसा ने चैलेंज किया है, बेटी ने चैलेंज किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो गिफ्ट भी नल एंड वॉइड करार दिया है। ओके। अब लेटेस्ट व्यू ये है। लेकिन जनरली एक गिफ्ट डीड जो है वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल एग्जीक्यूट हो सकती है। गिफ्ट के अगर कंपोनेंट्स उसके कंप्लीट हैं, जैसे एक्सेप्टेंस है, पोजीशन है, वो जिंदगी में दे दिया गया था तो और रजिस्टर्ड गिफ्ट था, तो फिर वो जो है वो भी तरके की डेफिनेशन से निकल जाएगी। सही। इस तरीके से जो है ये सारा प्रोसेस होता है। महरीन, हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि किसी बच्चे ने अपनी पसंद से शादी कर ली या कोई बच्चा जो है वो कहीं और सेटल हो गया, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई काम कर लिया तो वो गुस्से में आके उसको जायदाद से आख कर देते हैं। और साथ में जो है वो न्यूज़पेपर में भी बड़े जोरों शोर से इस तरह के जो है ना वो लगे हुए होते हैं नोटिफिकेशंस कि मैंने अपने इस औलाद को जो है वो आख कर दिया है। तो क्या इस आख की कोई गुंजाइश बनती है कानूनन और शरीयन? और जो है अगर ऐसा कर दिया है तो फिर उसको जो है वो किस तरीके से जो है वो आगे विरासत में जो है वो लेके चला जाएगा इंतकाल के बाद वालिदैन के? देखिए, आकनामे की तो ना शरन कोई हैसियत है ना कानूनन कोई हैसियत है। आकनामे की किसी तरह से कोई हैसियत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो विरासत के हिस्से हैं वो हमने नहीं डिफाइन की है। सही। ये कुरान में और हदीस में हमें बताए गए हैं।
तो जिस मामले में कुरान पाक क्लियर है, कुरान करीम में जो कमांडमेंट्स हैं वो क्लियर हैं, तो उसमें फिर हम एज अ ह्यूमन बीइंग इंटरफेयर ही नहीं कर सकते। सही। तो अगर जो है माँ बाप ने गुस्से में ये लिख भी दिया है कि जी मैंने अपनी जायदाद से अपने बेटे को, अपनी बेटी को आग कर दिया, उसे विरासत के हिस्से से आप नहीं रोक सकते। हाँ, अगर माँ बाप ने सारी जिंदगी वो प्रॉपर्टी अपनी जिंदगी में डिस्पोज ऑफ कर दी फिर अलग मामला है, लेकिन अगर उनके इंतकाल पे उनके नाम पे प्रॉपर्टी है तो उस एक बच्चे को इस बुनियाद पे उसके शेयर से महरूम नहीं किया जा सकता कि जी आपको तो वाले साहब ने जिंदगी में हक कर दिया। ओके, तो यानी कि वो भी क्लेम कर सकता है और उसको उतना ही हिस्सा मिलेगा जितने और दीगर जितना उसका हिस्सा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एज अ शेयरर क्लेम कर रहा है या एज अ शेयरर क्लेम कर रही है। सही है, ठीक है। महरीन, ये बताइएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि बेटी की शादी की तो उसको जो है वो जहेज का हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है, और जहेज में पता नहीं दुनिया भर की चीजें दे दी जाती हैं। अक्सर कोई फ्लैट भी दे दिया, कोई प्लॉट दे दिया, मियाँ को गाड़ी भी दे दी। उसके बाद जब वालिद का इंतकाल होता है तो फिर यही होता है कि भाई आपको इतने सारे तहाइफ दे दिए थे, आपको मतलब प्रॉपर्टी भी दे दी थी, तो अब आपका किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं बनता है। तो क्या ये बात सही है या नहीं है? ना ये शरन सही है और ना ही ये कानूनन सही है। अच्छा। इसलिए कि देखें, इस्लाम ने और हमारे मजहब ने मर्द की जिम्मे ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो औरत की कफालत करेगा। अब औरत में उसकी माँ भी है, उसकी बहन भी है, उसकी बीवी भी है, उसकी बेटी भी है, उसके वो तमाम महरम रिश्ते मौजूद हैं उस कफालत के अंदर जो उसके महरम रिश्ते हैं खवातीन में। ठीक है। तो कफालत और विरासत दो अलग अलग चीजें हैं। आपने जो शादी की, जो शादी पर उसे तोहफे तहफ़ दिए या उसे गोल्ड दिया या प्रॉपर्टी दी या अपने दामाद को, बहनों को कुछ भी दिया, वो तो आपने अपनी कफालत की जिम्मेदारी अदा की है। सही। ये चीज उस लड़की को अपने विरासत के शरई हक से महरूम कतई नहीं कर सकती। अच्छा, यानी कि उसको उसकी विरासत फिर भी जो है वो मिलेगी, चाहे उसके नाम प्रॉपर्टी ही क्यों ना कर दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विरासत का हक किसी भी चीज से खत्म नहीं होता। विरासत का हक इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि वो किसी इंसान का दिया हुआ नहीं है। ये रब ताला की जात ने कुरान में क्लियर कमांडमेंट्स दी हैं। सही है। वो हमारे इख्तियार से बाहर है कि हम उसे चेंज करें। उसके अंदर अगर आप उन आयात को देखेंगे तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। विरासत के मामले में कवानीन में जो भी कुरानी आयात हैं उनमें कहीं भी ऐसा लफ्ज कहीं आपको पूरे कुरान में नहीं मिलेगा कि जी इस सूरत में इसे बाहर कर दिया जाए, इस सूरत में इसे बाहर कर दिया जाए। कुरान आपको क्लियर बताता है कि जी ये आपके शेयर्स हैं, ये इनके शेयर्स हैं और ये उनको दिए जाएंगे। जो एक्सेप्शंस हैं वो यही है कि जी जिंदगी में हिबा कर दिया, वो प्रॉपर्टी निकल जाएगी, लेकिन उससे विरासत का हक भी नहीं खत्म होगा। अगर कुछ बचेगा तो विरासत अपनी जगह स्टैंड करेगी। ओके, तो ये और इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है कि आपके भी जहन के पर्दे खोल रही होंगे और आपको बहुत सारी अवेयरनेस मिल रही होगी इस सेशन से। और अगर आप भी इससे लिंक्ड कोई सवाल करना चाहें तो हमारे साथ बिल्कुल वकील साहिबा मौजूद हैं। आप हमें 111-111-107 पे कॉल कर सकते हैं और कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। इसके अलावा आप 03451104-107 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपने सवालात, अपनी राय का इजहार बिल्कुल कर सकते हैं। सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है और टॉपिक है हमारा विरासत में खवातीन का हिस्सा। महरीन इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हाई कोर्ट हैं और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज और बले बले FM नेटवर्क।